बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए किसी न किसी चिकित्सक को बुलाते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं, आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं। आज जो चिकित्सक हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर नरेश नाथानी जी। नाथानी जी ENT यानी नाक कान गला विशेषज्ञ हैं और पिछले 18 साल से मित्तल हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज उनसे रूबरू होने से पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला एक सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है और हर आदमी से पूछा जाता है कि आप अपना परिचय किस रूप में देना चाहेंगे, क्योंकि आपने अजमेर से ही, आप अजमेर के ही रहने वाले हैं, अजमेर से आपने शिक्षा प्राप्त की। तो ये पूरी यात्रा किस तरीके से रही कि आप किस तरीके से मेडिकल सफ़र के अंदर आए और मेडिकल सफ़र से आप किस तरीके से कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर अपने मित्तल हॉस्पिटल में आए? मैंने MBBS अजमेर से JLN से किए और उसके बाद में PG SMS जयपुर से किए जी, और उसके बाद में अजमेर आकर के यहीं से मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू की जी। तो अभी आप नाक कान गला विशेषज्ञ हैं। हाँ जी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि नाक कान और गला रोग, उसके बचाव और उसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या तो रोग हैं और क्या 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 वो बचाव हो सकते हैं? देखिए, अगर नाक से चालू करें तो केवल नाक का काम सांस लेना ही नहीं, सूंघना भी होता है जी। प्लस एक इसके अंदर नाक की एलर्जी से लेकर के नाक से वेंटिलेशन का काम, अगर इसमें किसी तरह की रुकावट वगैरह हो तो अपन शुरुआत में तो इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव बेस पे करते हैं, दवाइयों से करते हैं। और अगर ये कंजर्वेटिव बेस पे ठीक नहीं होता है तो अपन उसको इवेल्युएट करके ऑपरेटिव, मतलब उसको कंजर्वेटिव तरीके से ऑपरेट करते हैं कि वो रास्ता अपना सांस का पूरा बन पाए। ओके। अब नाक की जैसी बीमारियां होती है, नाक की हड्डी बढ़ना, हाँ, जुकाम रहना, हाँ जी, और कई बार ऐसा होता है कि नाक से सांस लेने में जो तकलीफ आपने बताई कि उसमें हड्डी बढ़ जाती है नाक की, और उसके बाद में ऑपरेशन। कई बार ऐसा होता है आंख का स्क्विंट जो होता है उसको निकालने के लिए हम नाक के रास्ते से उसको। तो ये क्या, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। नाक की हड्डी का बढ़ना, नाक की हड्डी वैसे बिल्कुल बीचों बीच नहीं होती है, थोड़ा सा उसमें डेविएशन हो सकता है। लेकिन डेविएशन अगर बहुत ज़्यादा हो कि उसमें नाक में रुकावट ही आने लग जाए सांस में, तो अपने को वेंटिलेशन की प्रॉब्लम की वजह से अंदर सीलन आना, सीलन जुखाम के रूप में होती, वो साइनस के रूप में होती, साइनोसाइटिस इन्फेक्शन हो जाता, वो इन्फेक्शन बढ़ करके पीछे तक साइनस तक पहुंच जाता। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए अपन ऑपरेशन करते हैं। अगर मांस बढ़ा हुआ है तो वो भी करते हैं, पॉलिप होते हैं तो उनको भी निकालते हैं। कुल मिलाकर के नाक को अपने को फंक्शनल बनाना पड़ता है और इसीलिए इस सर्जरी का नाम फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, मतलब फैस कहा जाता है। अब एक जुकाम आम प्रॉब्लम है, कई लोगों को सर्दी में भी जुकाम होता है, गर्मी में भी होता है। जरा सा भी बाहर आए तो छींकें आने शुरू हो जाती है, और छींक भी इस तरीके की आती हैं कि आती ही चली जाती हैं क्रमवार, लंबे लंबे, हर गैप में, थोड़े थोड़े गैप में छींकें आती हैं। तो आप इसको कौन सी बीमारी कहते हैं और इसका क्या इलाज? जुखाम केवल एक रिएक्शन है नाक का, किसी भी एबनॉर्मल हवा, एलर्जी या फिर अपन जो धुआं, धूल मिट्टी, पाउडर, परफ्यूम, डिओ इनके लिए है। केवल जुखाम का मतलब नाक का बहना नहीं है। तो अपने को वो कंडीशन देख करके कि किस वजह से है उसका अपने को पूरा इलाज करना पड़ता है। अच्छा, इसमें खान पान में भी इसमें कोई फर्क पड़ता है कि जैसे खान पान से भी हो सकता है। खान पान का क्या आप मानते हैं कि जैसे सर्दियों में किसी व्यक्ति के लिए अगर एलर्जिक नहीं है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो एलर्जिक हो सकती है, उसके लिए वो उसका हो सकता है उसको सहन नहीं कर पाए, तो वो उसको जुखाम के रूप में उससे हो सकता है। प्लस धूल मिट्टी, धुआं, पॉल्यूशन, इससे भी किसी को प्रॉब्लम हमेशा रह सकती है। जी जी, ये होता है। और अजमेर के अंदर खास तौर से यहाँ की जो बबूल जाति जो है उससे बहुत हो रहा है, और दमा की बीमारी हो जाती है और उसको बहुत सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है लोग बागों को। तो ये एक बबूल के जो जंगल उग गए हैं अपने आसपास, इससे ये पिछले 20-25 सालों के अंदर जो बीमारी है, सांस की बीमारी है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं? कोई उपाय है जैसे हम इन्फेक्शन से बचने के लिए जो उपाय हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? मास्क लगाना या और बिल्कुल, पॉल्यूशन से तो बचने का एक ही मात्र उपाय है, मास्क का जितना हो सके उपयोग करें। उसका उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ फायदे बहुत ज़्यादा है जी।
तो बेटर ये है कि पॉल्यूशन से बचें, बहुत ज़्यादा धुएं वाली जगहों से बचें और खुद भी एनवायरनमेंट को साफ और स्वच्छ रखने की कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ अजमेर के अंदर है जो लोगों ने मुझसे पूछी भी और कहा भी कि आपसे मैं पूछूं कि यहाँ निचली बस्तियों के अंदर सीलन भरे घर हैं। निचली बस्ती के आना सागर के आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनमें भी सीलन आ जाती है और सीलन से जो दमा और इस तरीके की बीमारियां शुरू होती हैं, तो इससे आप इसको आप किस तरह से लेते हैं? सीलन से तो आपको बचना ही पड़ेगा। आप कितना भी इलाज ले लें, वापस सीलन में ही जाना है तो वही फैक्टर आपको वापस बीमारी को वापस कर देगा। जी, तो सीलन से जितना बचें उतना अच्छा। अब सीलन से तो अगर नहीं बचा जा रहा तो फिर ये है कि फिर आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलता लेना ही पड़ेगा आपको। जी जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको सीलन से बचने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में सीलन है तो इससे घर को खुला रखें, धूप आने दें उसमें, और इस तरीके का वातावरण घर के अंदर बने कि सीलन कम हो, या वाटर प्रूफिंग अगर आप सक्षम है आर्थिक रूप से तो उसकी वाटर प्रूफिंग करवाएं दीवारों की, सो दैट कि वो सीलन अंदर ना आए। और दूसरा, एसी कूलर, इनसे बचें। एसी कूलर जो होता है वो भी सीलन भरे इलाके में, अगर आपने कमरे हैं आपके और उसके अंदर आपने एसी चला रखा है, कूलर चला रखा है, तो ये भी आपको नाक के श्वास के लिए बीमार कर सकती है। अब अगर हम कान पर आए तो कान की कौन कौन सी बीमारियां हैं? एक तो कम सुनना, बहरापन, ये तो यही, बाकी और कौन कौन सी कान की बीमारियां? बहुत कॉमन है कान का बहना। जी, कान का बहना होता है कान के अंदरूनी हिस्से यानी मिडिल ईयर के इन्फेक्शन की वजह से, जब कान के पर्दे पे परफोरेशन हो जाता है, छेद हो जाता है, तो अधिकतर वहां से वो बहता रहता है। और उसका अंतरिम इलाज भी आपका ऑपरेशन ही है, लेकिन उससे पहले उसको दवाइयों से पहले सुखाना होता है और उसके बाद में सर्जरी उसी हिसाब से इवेल्युएट करके किस टाइप की जाएगी सर्जरी की जाती है। कान का पर्दा फट जाना, हाँ, ये कान का पर्दा अक्सर बच्चों का पड़ जाता है। मान लीजिए माँ बाप ने ही किसी चांटा मार दिया, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, खेलते कूदते किसी के लग गई चोट तो कान का पर्दा फट जाता है। तो उसके पर्दा फटने का बाद में क्या ऑपरेशन ही जरूरी होता है या कान का पर्दा अपने आप भी ठीक किया जा सकता है? शुरुआती स्टेज के अगर अंदर अपन उसका अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें और पर्दे को सुखाएं, उसका इन्फेक्शन नहीं होने दें, तो शुरुआत में कई बार वो 4 से 6 हफ्ते में अपने आप ही हील हो जाता है। लेकिन अगर वो लगातार बहना चालू हो जाता है, 3 महीने से ज़्यादा बहने लग जाता है, तो वो क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है। ऐसी कंडीशन में अपने को ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सारे ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि बचपन में ही किए जाएं, उसका इंतजार भी किया जाता है कि जब तक बच्चे की यूस्टेकियन ट्यूब पूरी नॉर्मल नहीं आ जाए एडल्ट शेप में, वो 16 साल के बाद में अपन उसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो अभी इसमें एक चीज़ है कि कान का जैसे पर्दा फटा तो उसके लिए जो झिल्ली कान की फटती है, वो क्या मतलब, पहले तो मैंने एक बार मेरे को ध्यान आ रहा है डॉक्टर साहब के यहाँ एक सिंधी डॉक्टर हैं यहाँ पर पास ही रहते हैं वैशाली नगर के अंदर, उन्होंने एक कान का ऑपरेशन किया था तो उन्होंने सिगरेट के पैकेट का जो पन्नी होती है उसको लगा के ऑपरेशन कर दिया था। पेज प्लास्टी होती है, पेज प्लास्टी होती है, अपन उसको सहारा देते हैं, वो शुरुआती स्टेज होती है जी। उसके अंदर कई बार सक्सेसफुल जाता है, कई बार नहीं जाता है, और कई बार अगर चला जाता है वेल एंड गुड, नहीं जाता है तो अपने को ओरिजिनल टेम्पोरल फेशिया मतलब कान के पीछे जो मसल होती है उसकी झिल्ली अपन उसी के शरीर की लेकर के उस पर्दे पे प्राकृतिक तरीके से लगाते हैं। तो ये क्या मतलब सिर्फ कान के आसपास की झिल्ली काम आती, स्किन काम आती है, या कहीं शरीर के किसी भी हिस्से की स्किन ली जा सकती है? कहीं का भी फेशिया अपन ले सकते हैं। ऐसे तो नाक का कार्टिलेज भी ले सकते हैं, पैर की फेशिया भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत मोटी होती है। कान के पीछे लेने का मतलब ये होता है कि वहां अपने को उस एरिया में सहजता से ही वो फेशिया उपलब्ध है, इसीलिए अपन उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। एक अजमेर के अंदर एक बड़ी बीमारी चल रही है इन दिनों में कि कम सुनाई पड़ना। छोटी उम्र के बच्चों को भी कम सुनाई पड़ रहा है, बड़ी उम्र के भी लोगों को कम सुनाई पड़ रहा है। एक तरफ तो कम सुनाई पड़ना, दूसरी तरफ डीजे की आवाज़, बड़ी तेजी से डीजे की आवाज़ चलती है और ऐसी बुरी तरीके से कर्णभेदी आवाज़ें आती हैं, ब्लास्ट होता है, जैसे कुछ होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि कम सुनाई देने के पीछे क्या कारण होते हैं? एक तो टीवी या अपने जितने भी म्यूजिक एपरेटस हैं वो लोग बहुत तेज़ चलाना, वो भी कानों के लिए ख़राब है। डीजे के पास में जाना वो तो सबसे ख़राब है। प्लस जो ईयरफोन और लगातार ईयरपोड का यूज़ करते हैं ये लोग, वो भी लंबे टाइम में ख़राब ही कान के लिए रहता है। मोस्टली अभी तो ये देखा गया है कि आँख, कान, गला, ये जो होते हैं, मोबाइल आदमी कर रहा है, कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, तो उसके एकदम से साथ होने से तो वो सारी चीज़ें, फिर कान के अंदर वो अपने ईयरफोन भी लगा लेते हैं जिससे, तो ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। बिल्कुल, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा धीरे भी रखें और उसको बार बार बीच बीच में उसको यूज़ ना करें, बीच में हटाते भी रहें, वो कान की सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा।
इसमें नाक का जो मुख्य फंक्शन है वो क्या है? नाक का मेन फंक्शन है सांस लेना, सूंघना, प्लस आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको आपको प्रोटेक्ट करता है, प्लस बात करने में जो एक नेजल ट्वैंग आता है, किसी में भी एक स्पेसिफिक आता है, वो नाक की वजह से ही आता है। ये साइनोसाइटिस क्या होता है डॉक्टर साहब? जब नाक का जुकाम साइनस में जमने लग जाता है वो इन्फेक्शन साइनोसाइटिस कहलाता है। जी, इसके अलावा और कौन कौन से रोग हो सकते हैं नाक के अंदर जिस तरीके नाक के अंदर और पॉलिप बन जाना, नाक की झिल्ली का सूज जाना, या फिर नाक के अंदर ट्यूमर भी इवन देखे गए हैं पॉलिप के अलावा, और दूसरी बीमारियां भी कई होती हैं, फुंसियां भी हो जाती हैं, वार्ड्स तक हो जाते हैं। ये सारी बीमारियां पूरे आराम से इलाज होते हैं। नाक और कान दो तो चीज़ों पर हमने चर्चा की और आपकी समस्याओं को हमने डॉक्टर साहब से पूछा। अब आता है गला। आपका गला जो है वो भी डॉक्टर साहब का विषय है, नाक कान गला। तो गले पर अगर हम आते हैं तो गले में छाले हो जाते हैं कई बार, तो पानी नहीं गिटका जाता, कई बार ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें, तो गला सुन्न हो जाता, बिल्कुल आवाज़ मतलब बिल्कुल हो जाती। क्या इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, बिल्कुल गिटका नहीं जाता और आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, ये कुछ और समस्या की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। सामान्य छाले हैं, वैसे टूट फूट होती रहती है मुंह के अंदर, वो कुछ दिन में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई छाला अगर लंबे टाइम तक भरता नहीं है, निगलने में तकलीफ आती है, यहाँ तक कि आपको बोलने में भी दिक्कत आ रही है, तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए कि वो कुछ और बीमारी तो नहीं है। और वो कुछ और बीमारी क्या हो सकती, कैंसर के अलावा, जब गुटखा, तंबाकू, जर्दा, सुपारी, पान सब जगह आसानी से उपलब्ध है और हर कोई इसका सेवन कर रहा है। ये बहुत खतरनाक वो है बिल्कुल। इस समाज का। अगर मैं कहता हूँ कैंसर का अगर जन्म दे रहे हैं तो हम लोग खुद दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कैंसर को कि भाई आओ हमारे हो, और फिर हम हमारी जानलेवा बीमारी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल काम होता है। हालांकि ये कह देना मेरे लिए आसान है कि पान बीड़ी सिगरेट गुटखे से दूर रहो, लेकिन 80% लोग पान बीड़ी गुटखे से के वो मरीज हैं और खाते हैं, और इस बुरी तरीके से खाते हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे मैंने ये देखे हैं वे पान गुटखे के खा कर और अपना जो दांत खराब कर लेते हैं, पूरा का पूरा मुंह इसका सड़ जाता है। और जिनके कैंसर होता है, मुंह के अंदर कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, उनकी तो हालत देखने लायक होती है। कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है डॉक्टर साहब, एक और बताएं। थायराइड ग्रंथि अपने गले के अंदर एक ग्रंथि होती है जो थायराइड हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन उपलब्ध करती है। अच्छा। उसमें थायराइड T3 T4 अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, जो अपने शरीर की ग्रोथ होती है उसके लिए वो उत्तरदायी होती है। ठीक है। और इसके कम या ज़्यादा होने से दोनों से ही अपने नुकसान है। इसका लेवल एक मेंटेन होना चाहिए, जैसे एक वोल्टेज होता है, अगर ऊपर भी हुआ तो भी ख़राब है, नीचे भी हुआ तो भी ख़राब है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है, कमजोरी, शरीर एकदम से पतला होना, एकदम से मोटा होना, यहाँ कोई और भी बीमारी हो, तो उसमें अपन थायराइड का जरूर एक चेकअप करा करके उस हिसाब से अपन उसका ट्रीटमेंट लें। हाँ बिल्कुल, ये होता है। जैसे ही आप देखते हैं कि कोई एकदम से अचानक किसी का वेट बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है आदमी, या एकदम से पतला हो रहा है, तो आदमी को लगता है कि डॉक्टर देखते हैं, हम भी ये देखते ही कहेंगे यार कहीं थायराइड तो नहीं है, थायराइड चेक करा लीजिएगा। कि थायराइड से वजन बढ़ता भी है, थायराइड से वजन कम भी होता है। अभी क्यों होता है ये बताएं जरा। थायराइड से वजन कम इसलिए होता है, थायराइड अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को सही रखती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो उस तरह से हो गया जैसे वोल्टेज बढ़ गया। अब शरीर का वोल्टेज बढ़ गया तो वोल्टेज को अपन कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। तो BMR अचानक से बढ़ा देती है, वो इतना बढ़ा देती है कि शरीर का जितना खाया पिया है वो सारा एनर्जी के रूप में और गर्मी के रूप में निकलने लग जाता है। प्लस ये लोड कई बार हार्ट पे भी देती है जितना, तो इसीलिए अपना वजन जितना खाया पिया है वो लगता नहीं है और अपन पतले 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 और पतले होते जाते हैं। अब एक सवाल उठता है कि जैसे ये थायराइड है किसी की, तो थायराइड के लिए हम किसी फिजिशियन के पास जाएं या ENT वाले डॉक्टर के पास जाएं? पहली बात तो ये मरीज का खुद का कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लेवल है कि वो कहाँ जाना पसंद करता है। लेकिन हाँ, केवल ENT वाला सर्जन ही नहीं है, फिजिशियन भी है। पहला उसका काम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे करके ही मरीज को ठीक करना है जी। तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से ही मरीज अपना डिसीजन ले सकते हैं जी। मैं अब 2 सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा। इसमें पहले एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, मित्तल हॉस्पिटल में आप ENT विभाग के काम कर, यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? लगभग सारी सुविधाएं जो दूसरे बड़े अस्पतालों में हैं वो सारी यहाँ पर हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं।
सर्जरी की सारी फिजिशियन सुविधा, सारी बिल्कुल सारी, मतलब सारी। जितना जितना दिल्ली के या किसी ईएनटी के हॉस्पिटल में होते हैं उतना लगभग सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर, सारे और काम सारे होते हो हैं। चुके हैं। अच्छा, तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सरकारी योजनाओं में का लाभ ईएनटी कैसे मिल सकता है? क्या क्या योजनाएं हैं उसके लिए आपको हमारे यहाँ पर आकर के जो हेल्प डेस्क है, काउंसलर है, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, प्लस डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बीमारी का नाम लिखवाना पड़ेगा। बीमारी के हिसाब से वो लोग पोर्टल पे चेक करते हैं कि वो बीमारियां वहाँ पर वो गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा रखी हैं नहीं करा रखी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है। सारी बीमारियों का सरकारी लगभग सारी सरकारी सुविधाओं से पोर्टल के हिसाब से सारी बीमारियों का हो रहा है। तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर नरेश नाथानी, ईएनटी विशेषज्ञ हैं, जिनकी वार्ता आपने सुनी और उस वार्ता में उनके अपने सवालों के आपने जवाब जाने। आपने देखा कि नाक, कान, गला तीनों बहुत नाजुक शरीर का हिस्सा होते हैं और इनका बीमारियां भी बहुत जल्दी होती हैं, तो इनका इलाज भी संभव है और सारे इलाज मित्तल हॉस्पिटल में हैं, जैसा नाथा जी ने बताया। नाथा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप आए, आपका आभार। धन्यवाद।